Chapter 5 Kingdoms, Kings and an Early Republic। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इलेक्शन डे, चुनाव का दिन था। Sankran woke up to see his grandparents all ready to go and vote. They wanted to be the first to reach the polling booth. Why Sankran wanted to know, were they excited? Somewhat impatiently, his grandfather explained, we can choose our own rulers today. चुनाव का दिन था। जब संकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। वे इस चुनाव केंद्र पर जहां वोट डालना है उस केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। तो संकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित, इतने एक्साइटेड क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम इस चैप्टर में इसी का पूरा अध्ययन करते हैं कि पहले शासकों का चुनाव कैसे किया जाता था, किस प्रकार लोग प्राचीन समय में शासक का चुनाव करते थे और आज किस प्रकार किया जाता है। हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स। प्राचीन समय में कुछ लोग शासक कैसे बने। Choosing leaders or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so. How did men become rulers in the past? Some of the rajas who are read about in chapter 4 were probably chosen by the the people. But around 3000 years ago, we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen. Some men now become recognized as raja by performing very बिग सैक्रिफाइस। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए ही करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने पिछले चैप्टर में बताया कि कुछ राजा जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, लेकिन करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। द अश्वमेध और हॉर्स सैक्रिफाइस was one such rituals. A horse was let loose to wander freely and it was guarded by the Raja's men. If the horse wandered into the kingdom of other Raja and they stopped it, they had to fight. If they allowed the horse to pass, it meant that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. These Rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded with gifts. The Raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful and all those who came brought gifts for him. पहले अश्वमेध यज्ञ का एक ऐसा ही आयोजन होता था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने अगर रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया हो तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न होता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार भी लाया करते थे। The Raja was a special figure in these rituals. He often had a special seat, a throne or a tiger skin. His charioteer, who was his companion in the battlefield and witnessed his exploits, chanted tales of his glory. His relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals. इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। यह युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। एंड हिज रिलेटिव्स, स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन्स,
और उसके जो राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां और उनके पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। The other raja were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. जो अन्य आमंत्रित राजा थे उनका काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान भी करता था। The ordinary people, the Vish or Vaishya, also brought gifts. However, some people, such as those who were regarded as Shudra by the priest, were excluded from many rituals. राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान भी करता था। विश अथवा वैश्य जैसे सामान लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं करते थे। वर्ण। चलिए देखते हैं प्राचीन समय में वर्ण की व्यवस्था कैसी थी। We have many books that were composed in North India, especially in the areas drained by the Ganga and the Yamuna during this period. इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते थे इनको। These books are often called later Vedic because they were composed after the Rigveda, about which you learn in chapter 4. These include the Samved, Yajurved and Atharved, as well as other books. These were composed by priests and described how rituals were to be performed. They also contain rules about society. इन ऋग्वेद के अंदर वैदिक जो ग्रंथ थे इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ शामिल हैं। ये ग्रंथ पुरोहितों ने रचे थे और इनके द्वारा रचित ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। There were several different groups in society at this time: priests and warriors, farmers, herders, traders, craft persons, laborers, fishing folk and forest people. उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। Some priests and warriors were rich. कुछ पुरोहित और जो योद्धा थे वो काफी वैभवशाली थे। As were some farmers and traders, others including many herders, craft person, laborers, fishing folk and hunters and gatherers were poor. जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे तो वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर जो पशुपालक थे, शिल्पकार थे, श्रमिक और मछली पकड़ने वाले लोग थे, शिकारी और ये सब भोजन संग्राहक जो थे वो सभी पुअर थे, निर्धन थे। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स कॉल्ड वर्ण। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में डिवाइडेड कर दिया जिसे वर्ण कहते हैं। According to them, each Varn had a different set of functions. उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। The first Varn was that of the Brahmin. Brahmins were expected to study the Vedas, perform sacrifice and receive gifts. जो पहला वर्ण था वो ब्राह्मण का था। उनका काम वेदों का अध्ययन और उनको पढ़ाना और यज्ञ करना था, जिसके लिए उनको गिफ्ट भी मिलते थे। In the second place were the rulers, also known as Kshatriya. They were expected to fight battles and protect people. और जो दूसरा वर्ण था वो क्षत्रियों का था। उनका काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना, ये सब था। Third were the Vish or the Vaishya. They were expected to be farmers, herders and traders. Both the Kshatriya and the Vaishya could perform sacrifices. और जो तीसरा वर्ण था वो वैश्य का था। इनका जो इनमें कृषक यानी कि खेती करने वाले, पशु पालक और ट्रेडर्स आते थे। क्षत्रिय और ये जो वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में जो सबसे लास्ट
पोजीशन थी वो शूद्रों की थी। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। Last were the Shudra who had to serve the other 3 groups and couldn't perform any rituals. Often women were also grouped with the Shudra. Both women and Shudra were not allowed to study the Vedas. और जो इनका जो प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया था। प्राचीन समय में उस समय महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का भी अधिकार नहीं था। जो ये उस समय प्रचलित था ये गलत तो था ही, लेकिन बाद में काफ़ी परिवर्तन आए। महिलाओं की शक्तियों में काफ़ी परिवर्तन आए। उनको जो है काफ़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई, उनके महत्व में चेंजेस आए। बहुत से many people didn't accept the system of varn laid down by the Brahmins. Some kings thought they were superior to the priest. Others felt that birth couldn't be a basis for deciding which varn people belonged to. पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में डिवाइड किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मण का था। उनका काम वेदों के अध्ययन का According to Brahmin, many people didn't accept the system of varn laid down by the Brahmins. Some kings thought they were superior to the priest. Others felt that birth couldn't be a basis for deciding which varn people belong to. कुछ लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना भी की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। जनपद। अब जनपद के बारे में देखते हैं। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। द राजाज हु परफॉर्म दिस big sacrifices were now recognized as being rajas of Janpad rather than Jan. The word Janpad literally means the land where the Jan set its foot. जो जनपद का शाब्दिक अर्थ था ये जन के बसने की जगह होता है। Archaeologists have excavated a number of settlements in these Janpads such as Punkila in Delhi, Hastinapur near Meerut and Atranjikhera near Etah. The last 2 are in Uttar Pradesh. They found that people lived in herds and kept cattle as well as other animals. They also grew a variety of crops: rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame and mustard. आर्कियोलॉजिस्ट ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ये जो इस चित्र में है ये एक तरह का पात्र है जो उस समय ये कटोरी जैसी है कुछ। तो ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने थे। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर बहुत ही स्पेशल लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता होगा।
They made earthen pots. Some of these were grey in color, others were red. One special type of pottery found at these sites is known as painted greyware. लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे. इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे. इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है. जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की जाती थी. ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्योमेट्री आकृति के रूप में होते थे. महाजनपद. प्राचीन समय में महाजनपद की क्या विशेषता थी? महाजनपद. About 2500 years ago, some janpad became more important than others and were known as महाजनपद. करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे. इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा. Many of these were fortified. This means that huge walls of wood, bricks or stone were built around them. अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी. कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, यानी कि इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थीं. Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls and around their cities. ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा. कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे. Building such huge walls required a great deal of planning. Thousands, if not lakhs, of bricks or stone had to be prepared. This in turn meant enormous labor provided possibly by thousands of men, women and children, and resources had to be found for all of this. इसी तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों को उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था. इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा. इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था. हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक प्रयास किया होगा. इनके लिए संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती होगी. The new Raja now began maintaining armies. Soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. Some payments were probably made using punch-marked coins. अब राजा सेना रखने लगे थे. पिछले चैप्टर नंबर 4 में बताया था कि जो प्राचीन समय में उस समय राजा थे वो कोई निश्चित इस प्रकार के राजा नहीं थे जैसे कि आज के समय में और उत्तर वैदिक काल के बाद के समय में हुआ करते थे. उस समय राजाओं की बताया था कि कोई सेना नहीं होती थी. उनके उत्तराधिकारी भी श्योर नहीं होते थे कि वही अगले नेक्स्ट राजा बनेंगे. लेकिन अब धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा था. राजा सेना रखने लगे थे. सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था और कुछ भुगतान पॉसिबली सिक्कों के रूप में होता था. उत्तर वैदिक काल के जनपदों में कर की व्यवस्था किस प्रकार थी? चलिए पढ़ते हैं. एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपद वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, दे नीडेड मोर रिसोर्सेस. महाजनपद के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता भी होती थी. इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी. अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे. फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे. पहले अब फसलों पर कर भी लगाए जाने लगे क्योंकि अधिकांश लोग उस समय कृषक ही थे. तो उपज का
1/6 हिस्सा जो है कर के रूप में राजा को दिया जाने लगा, जिसे भाग कहते थे। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाने लगे, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था, यही उनके टैक्स था। पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। और जो आकेठक थे, जो संग्राहक थे, जो फूड गैदरर थे, उनको जंगल से प्राप्त वस्तुएं भी कर के रूप में राजा को देनी होती थीं। कृषि में क्या क्या परिवर्तन आए? चेंजेस इन एग्रीकल्चर। कृषि में उत्तर वैदिक काल के बाद में कृषि में क्या क्या परिवर्तन हुए? अब इस समय कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम, 2 मेजर चेंजेस. One was the growing use of iron plowshares. This meant that heavy clay soil could be turned over better than with a wooden plowshare. अब हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। यानी कि प्राचीन समय में हल नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद हल की भी लोगों ने खोज की। अब तक कृषि में भी बहुत सारे परिवर्तन आ चुके थे। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फलों की उपज बढ़ गई। दूसरे, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, यानी कि खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू कर दिया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इनमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास, दासी और भूमिहीन खेतीहर मजदूर ही करते थे। प्राचीन भारत में महाजनपद था, वो वहाँ की राजधानी मगध थी। तो मगध जो है सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी ये नदी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी थीं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। इन जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद और एक महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, जो कि आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, को राजधानी बनाया गया। करीब 2300 साल से पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से मगध की तरह ही एक और शक्तिशाली राज्य था वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली यानी बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। क्या आपको पता है वज्र संघ का ये जो वर्णन है ये दीघ निकाय से लिया गया है।
दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपनी मंत्री वस्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक दे हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे। दे फॉलोड एस्टैब्लिश्ड रूलर्स, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे। दे रिस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड लिसन टू अदर्स, बड़ों का सम्मान, उनका समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। और वज्जी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर, वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों और गांव में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। वाइस सेंट्स यानी कि जो मतावलंबी संत हैं उनका सम्मान करेंगे, उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तब तक वज्जी सभाएं, जो वज्जी शासन था वो फली फूल होता रहेगा। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में अध्ययन चैप्टर नंबर 10 में विस्तार से बतलाया जाएगा। चलिए देखते हैं अन्यत्र में क्या है। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। Around 2500 years ago, the people of Athens set up a form of government which was called a democracy, which lasted for about 200 years. लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। All free men over the age of 30 were recognized as full citizens. यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल के ऊपर से उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासक के कई पदों पर नियुक्तियाँ लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थीं। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारी तथा शिल्पकार के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे।